वेनेजुएला के बाद अमेरिका ने भारत के पड़ोस में नजर टिकाई है। इस देश से उसकी दुश्मनी 46 साल पुरानी है। ये देश अमेरिका को बड़ा शैतान कहता है। इसने अमेरिका के 52 नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा था और अंत में अमेरिका को झुकना पड़ा था। तब से कई बार उसने इस देश में सत्ता परिवर्तन का ख्वाब देखा है, मगर कभी सफलता नहीं मिली। इस देश का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया का दावा है कि यह प्रोटेस्ट खराब अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई के चलते शुरू हुआ। धीरे धीरे ये ईरान के सभी प्रांतों में फैल गया। अभी तक के प्रोटेस्ट में लगभग 50 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हैं। ये वेस्टर्न मीडिया का दावा है। ईरान की बात करें तो वहां स्वतंत्र मीडिया नहीं है। सरकारी संस्थानों का हाल ऐसा है कि वे सरकार के इशारों पर नाचते हैं। लिखते हुए हैं मगर शब्द सरकार के होते हैं। उन पर भरोसा करना मुश्किल होता है, इसलिए नैरेटिव वॉर में उनका पलड़ा कमजोर पड़ जाता है। 8 जनवरी को उन्होंने देश भर में इंटरनेट भी बंद कर दिया। ईरान में जब कभी प्रोटेस्ट होते हैं, मांग सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के इस्तीफे तक पहुंच जाती है। इस बार भी लोग खामेनेई को हटाने और शाह की वापसी के नारे लगा रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को इजराइल और अमेरिका ने समर्थन दिया है। वेनेजुएला से निकोलस मादुरो को उठाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तख्ता पलट पर आमादा है। 8 जनवरी को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर प्रोटेस्टर्स पर हमले होते रहे तो हम ईरान में सेना भेज देंगे। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान को धमकाया था। उन्होंने अपनी सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मादुरो को किडनैप करने वाली एलीट डेल्टा फोर्स भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। यूं तो ईरान के आसपास अमेरिका के कई मिलिट्री बेस पहले से हैं। इसके अलावा इजराइल भी उसकी सेवा में तत्पर रहता है। वो खामेनेई को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। उसने कई बार उसको मारने की कोशिश भी की है। जून 2025 में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों तक जंग भी चली थी। इसमें इजराइल ने ईरानी सेना की टॉप लीडरशिप को मार दिया था, मगर खामेनेई किसी तरह से बच गए थे। अगर इजराइल को दोबारा मौका मिलता है तो वो ईरान पर हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। फिर भी अमेरिका की तैयारी हैरान करने वाली है। कहने को तो ट्रंप डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का राग अलाप रहे हैं, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। ईरान के पास कच्चे तेल और नेचुरल गैस का बहुत बड़ा भंडार है। कच्चे तेल के मामले में वो दुनिया में तीसरे नंबर का देश है, जबकि नेचुरल गैस में वो दूसरे नंबर पर आता है। आर्थिक प्रतिबंधों और दुश्मनी की वजह से ये तेल और गैस पश्चिमी देशों तक नहीं पहुंच पाती। इसी बीच चीन उनके तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है। चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान पर काफी निर्भर है। अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो उसको भारी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। ये अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों के लिए फायदे का सौदा होगा। ये एक बड़ा कारण है जिसके लिए अमेरिका ईरान में तख्ता पलट करना चाहेगा। लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है। इसके पीछे 2 और वजह हैं जिन्हें समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। पहले विश्व युद्ध के बाद की 2 बड़ी घटनाओं पर गौर करिए। पहली थी 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। ये यूनाइटेड नेशंस का पूर्वज था। लीग ऑफ नेशंस ने फिलिस्तीन का मैंडेट ब्रिटेन को दे दिया। उससे पहले फिलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। ब्रिटेन ने फिलिस्तीन की जमीन पर यहूदियों के लिए अलग देश बनाने का वादा किया था। इसके चलते फिलिस्तीन पहुंचने वाले यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी। अब दूसरी घटना पर आते हैं। 1921 में ईरान में एक तख्ता पलट हुआ जिसमें रेजा शाह पहलवी ने कजार वंश को गद्दी से उतार दिया और खुद ईरान के राजा बन गए। वहां से पहलवी वंश के शासन की शुरुआत हुई। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बीच में ब्रिटेन और रूस ने मिलकर रेजा शाह को भगा दिया और उनकी जगह उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी को गद्दी पर बैठा दिया, क्योंकि वो ज्यादा वफादार था। इन दोनों घटनाओं का मास्टरमाइंड ब्रिटेन था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। वो ना तो फिलिस्तीन और ना ही ईरान को कंट्रोल करने की स्थिति में था। फिलिस्तीन का मसला तो उसने यूनाइटेड नेशंस के हवाले कर दिया, जहां से नवंबर 1947 में पार्टीशन प्लान पास हुआ और मई 1948 में इजराइल की स्थापना हो गई। ईरान ने पार्टीशन प्लान का विरोध किया था, लेकिन 1950 से आते आते वो इजराइल को मान्यता दे चुका था। दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद 2 सुपर पावर्स बचे थे, अमेरिका और सोवियत संघ। उनके बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। वे दोनों छोटे और कमजोर देशों में अपना प्रभाव जमाने लगे। ईरान के लिए सोवियत संघ बेहतर विकल्प हो सकता था, उनका बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ था। लेकिन रूस के साथ ईरान की सदियों तक लड़ाई चली थी, इसलिए मोहम्मद रेजा पहलवी सोवियत संघ को लेकर संदेह में थे। वो अपनी आजादी नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अमेरिका को पसंद किया। ईरान में ब्रिटेन का जो दबदबा था वो धीरे धीरे अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो चुका था। ये अमेरिका के लिए भी फायदे वाली बात थी। एक तरफ सोवियत संघ के खिलाफ उसको बहुत बढ़त मिल रही थी, दूसरी तरफ ईरान के तेल और गैस बड़ा भंडार भी उसकी पहुंच में आ चुका था।
उसको बस ये ध्यान में रखना था कि शाह पर कोई आंच ना आए। लेकिन 1953 में उसको खतरा महसूस हुआ। ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक ने पश्चिमी देशों की तेल कंपनियों का ऑडिट कराने की बात कही। वो तेल कंपनियों को नेशनलाइज करने पर जोर दे रहे थे। उन्होंने इजराइल के साथ रिश्ते तोड़ लिए थे। ये पश्चिमी देशों के हितों के लिए खतरनाक था। तब अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रधानमंत्री मोसादेक का तख्ता पलट करा दिया और शाह को दोबारा सर्वे सर्वा बना दिया गया। एक तरफ अमेरिका और ईरान के रिश्ते बढ़े, उसी अनुपात में इजराइल और ईरान भी करीब आ रहे थे। इजराइल और ईरान की दोस्ती 1950 के दशक में परवान चढ़ने लगी थी। 1957 में उसने इजराइल में एक ऑयल पाइपलाइन बिछाने में मदद भी की थी। एक और चीज थी, इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पेरिफेरस डॉक्ट्रिन बनाई थी। इसके तहत मिडिल ईस्ट में दुश्मन देशों की सीमा से लगने वाले देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की योजना थी। इसके तहत इजराइल ने तुर्की, इथियोपिया और ईरान पर दांव लगाया था। तुर्की और ईरान का विकल्प काफी हद तक उसके लिए फायदेमंद भी रहा। ईरान को इसके बदले इजरायली टेक्नोलॉजी और हथियार मिल रहे थे। दसियों हजार इजरायली एक्सपर्ट्स ईरान की एग्रीकल्चर और दूसरी इंडस्ट्रीज में कंसल्टेंट की भूमिका में काम भी कर रहे थे। साथ ही साथ ईरान पर अमेरिका का बर्दाश्त बना हुआ था और सोवियत संघ को काउंटर करने में भी मदद मिल रही थी। यानी इस दोस्ती से अमेरिका, इजराइल और ईरान तीनों का फायदा हो रहा था। 1950 के दशक में शाह ने अपनी खुफिया एजेंसी सवाक को मोसाद के संपर्क में रहने का आदेश दिया था। दोनों देशों के बीच ज्यादातर डील्स इन्हीं एजेंसियों के जरिए होती थी। कई बार तो ईरान के विदेश मंत्रालय को भी मालूम नहीं होता था इनके बारे में। इन सब के बावजूद ईरान ने इस दोस्ती को काफी हद तक छिपा कर रखा। वो अरब देशों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहता था। उसने इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक संबंध नहीं स्थापित किए थे। इजरायली नेताओं और अफसरों के ईरान दौरे को भी सीक्रेट रखा जाता था। लेकिन 1967 के अरब इजराइल वॉर के बाद स्थिति थोड़ी बदली। शाह को इजराइल की अहमियत समझ आने लगी थी और उन्हें यह भी समझ आ चुका था कि अमेरिका से दोस्ती का रास्ता इजराइल होकर गुजरता है। फिर 1973 में तीसरा अरब इजराइल वॉर हुआ। इसमें अमेरिका ने खुलकर इजराइल का सपोर्ट किया था। इससे नाराज अरब देशों ने तेल की सप्लाई रोक दी, लेकिन ईरान इसमें शामिल नहीं हुआ। उसने तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया और अपनी शर्तों पर एक्सपोर्ट जारी रखा। इससे तीनों देशों के आपसी रिश्ते और मजबूत हुए, लेकिन इसमें बहुत जल्द दरार पड़ने वाली थी। मोहम्मद रिजा पहलवी बहुतों के लिए मॉडर्न, लिबरल और डेमोक्रेटिक व्यक्ति थे, लेकिन कईयों के लिए वे इस्लाम विरोधी, क्रूर और तानाशाह भी थे। उनके शासन में विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं थी। शाह की खुफिया एजेंसी सवाक टॉर्चर और गैर न्यायिक हत्याओं के लिए कुख्यात थी। फ्री प्रेस पर ताला लगा था। संसाधनों की चाबी कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में थी। आम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था और धार्मिक नेताओं को सरकार की आलोचना के लिए निर्वासित कर दिया गया था। ऐसे ही नेता थे अयातुल्लाह रुहुल्लाह खोमैनी। उनको शाह ने 1960 के दशक में देश से निकाल दिया था। वो फ्रांस में रहने लगे थे, लेकिन बाहर रहकर भी शाह के खिलाफ कैंपेन चलाते रहते थे। उनके भाषणों को स्मगल करके ईरान में भेजा जाता था। लोग उनकी बातों पर अमल भी करते थे। एक तरफ शाह की जाति थी, दूसरी तरफ आम लोगों के लिए जीना मुहाल था और तीसरी तरफ खोमैनी के धार्मिक भाषण। इन सब ने ईरान को बदलाव के लिए तैयार कर दिया था। फिर 1978 में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। धीरे धीरे ये आंदोलन में बदल गया। शाह का बचना मुश्किल था। वो जनवरी 1979 में देश छोड़कर भाग गए। अगले ही महीने खोमैनी निर्वासन से वापस लौटे। उन्होंने ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की। वो इसके सर्वे सर्वा बन गए। शाह के जाते ही ईरान में अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो गया। खोमैनी से उसको कोई उम्मीद नहीं थी। वो अमेरिका को अपने दुश्मन की तरह देखते थे। जिस प्लेन से खोमैनी वापस लौट रहे थे, अमेरिका ने उसको गिराने की प्लानिंग भी की थी, मगर उसमें कई देशों के जाने माने पत्रकार थे। आखिर में प्लेन गिराने का विचार छोड़ दिया गया। वहीं खोमैनी अमेरिका को सभी बुराइयों की जड़ और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। वो फिलिस्तीन के मसले में भी विरोधी पार्टी था। इसलिए उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया। इस्लामिक क्रांति के शुरुआती दिनों में अमेरिका ने बैकडोर से ईरान को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन 1979 की एक घटना ने उम्मीदों को खत्म कर दिया। दिसंबर 1979 में तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी दूतावास को बंधक बना लिया। उन्हें खोमैनी का साथ भी मिला। उन्होंने अमेरिका के सामने 3 डिमांड्स रखी। शाह को ईरान प्रत्यर्पित किया जाए, विदेश में जब्त की गई ईरानी संपत्ति को लौटाया जाए और ईरान के अंदरूनी मामले में दखल देने के लिए अमेरिका माफी मांगे।
अमेरिका लंबे समय तक इन मांगों को दरकिनार करता रहा। अप्रैल 1980 में उसने बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन ईगल क्लॉ लॉन्च किया। इसमें डेल्टा फोर्स भी शामिल था, लेकिन यह ऑपरेशन बुरी तरीके से फेल हुआ। इसमें 8 सैनिक तेहरान पहुंचने से पहले मारे गए। आनन फानन में उसको ऑपरेशन बंद करना पड़ा। इस नाकामी ने तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर का राजनीतिक वजूद खत्म कर दिया। वो 1980 के चुनाव में बुरी तरीके से हार गए। कार्टर को ईरान के साथ डील भी करनी पड़ी। वो ईरान की संपत्तियों को रिलीज करने के लिए राजी हो गए। बदले में ईरान बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार हो गया, मगर उसने कार्टर के कुर्सी पर रहते ऐसा नहीं किया। जिस दिन नए राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने शपथ ली, उसी दिन उसने बंधकों को रिहा किया। इसके जरिए ईरान ने अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान की साख को मिट्टी में मिला दिया था। फिर नॉर्मल संबंधों की गुंजाइश नहीं के बराबर रह गई थी। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंध कभी बहाल नहीं हुए। उनके बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। 1980 में ईरान और इराक के बीच जंग शुरू हुई तो इसमें अमेरिका ने इराक की मदद की। इस वक्त इराक पर सद्दाम हुसैन का शासन चल रहा था। बाद में इसी सद्दाम को हटाने के लिए उसने इराक पर भी हमला किया। माने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अमेरिका ने ठगा नहीं। बहरहाल 1980 के दशक में ईरान और अमेरिका के रिश्ते और बिगड़े। 1983 में लेबनान की राजधानी बेरूत में मल्टीनेशनल फोर्स के एक बेस पर हमला हुआ। इसमें 241 अमेरिकी सैनिक मारे गए। इस हमले का आरोप चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह पर लगा। हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन था, इस नाते उसको भी जिम्मेदार बताया गया। फिर 1988 में यूएस नेवी ने ईरान के एक सिविलियन प्लेन को गिरा दिया। इस हमले में 290 लोग मारे गए। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध अपराध का आरोप लगाया। अमेरिका ने कहा कि यह गलती से हो गया। उसने कभी माफी तो नहीं मांगी, लेकिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा जरूर दिया। 1990 के दशक में दोनों देशों के रिश्ते और खराब हुए। बीच में बातचीत का माहौल बना, लेकिन दोनों देशों के नेता ठोस बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए। फिर सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ। इसमें ज्यादातर लोग शामिल सऊदी अरब के थे। ईरान या अफगानिस्तान का एक भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था, लेकिन उसने सऊदी को टारगेट करने के बजाय अफगानिस्तान पर हमला शुरू किया। इसके अलावा उसने इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को एक्सिस ऑफ एविल घोषित कर दिया। इराक पर उसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रखने के आरोप लगाए और उसका आधार बनाकर 2003 में सेना भी उतारी। हालांकि नॉर्थ कोरिया या ईरान में वो वैसा नहीं कर पाया। इस बीच रिपोर्ट्स आने लगी कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। इसके बाद तो खुफिया ऑपरेशन, साइबर अटैक्स और ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का सिलसिला चलने लगा। इजराइल इन ऑपरेशंस में फ्रंट पर रहता था, लेकिन अमेरिका भी उसकी मदद करता था। इस बीच अमेरिका को लगा कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना जरूरी है। फिर 2015 में उसने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर ली। इसके तहत ईरान ने 97% न्यूक्लियर फ्यूल हटाया और यूरेनियम एनरिचमेंट भी कम कर दिया। बदले में ईरान पर लगे ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए गए। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए, उन्होंने ईरान पर धोखा देने का आरोप लगाया और 2018 में अमेरिका को डील से बाहर निकाल लिया और प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया। फिर जनवरी 2020 में अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स कोर IRGC के मुखिया कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी। सुलेमानी की हैसियत ईरान में नंबर 2 की थी। ईरान ने उनकी हत्या का जवाब देने की धमकी भी दी, मगर कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। दोनों देशों के बीच अगला बड़ा तनाव अक्टूबर 2023 में बढ़ा, जब हमास ने इजराइल पर आतंकी हमला किया। इसके बाद जंग शुरू हो गई। इसमें अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, जबकि ईरान का सपोर्ट हमास के लिए था। उसने अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी एक्टिवेट किया। इसको आधार बनाकर इजराइल ने ईरानी इंटरेस्ट पर कई हमले किए। जब ईरान ने उन हमलों का जवाब दिया, तब अमेरिका ने इजराइल को सुरक्षा दी। फिर जून 2025 में इजराइल और ईरान के बीच बड़ी लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई के बीच में अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की थी। उसने दावा किया कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता काफी घट गई है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने कतर में यूएस मिलिट्री के बेस को निशाना बनाया, मगर वो दिखावे की कार्रवाई भर थी। वहां पर भी बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन इस बार हालात अलग हैं। डोनाल्ड ट्रंप 2025 में पीस मेकर होने का दावा कर रहे थे। 2026 में वो वॉर मोड में है। निकोलस मादुरो को उठाने के बाद उनके इरादे बुलंद हैं। ट्रंप को ईरान में न सिर्फ तेल और गैस मिलेगा, बल्कि उनके हाथ अमेरिका की एक ऐतिहासिक नाकामी को ठीक करने का क्रेडिट भी जाएगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए कोई चुनौती नहीं बचेगी। बाकी ज्यादातर देशों में अमेरिका अपने मिलिट्री बेस चला रहा है और उन सरकारों को अपने हिसाब से डिक्टेट भी करता रहा है। लेकिन क्या ईरान में रेजिम चेंज आसान होगा? अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो अमेरिका को ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए।
ईरान पिछले 46 वर्षों में सबसे कमजोर स्थिति में है। पश्चिमी देशों ने उसके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके चलते उसकी इकॉनमी काफी हद तक चीन और रूस पर निर्भर है। ईरान के ज्यादातर हथियार सोवियत काल के हैं। हालिया दौर में उसको रूस और चीन से हथियार मिले हैं। उसने अपने दम पर भी मिसाइल और ड्रोन्स का प्रोडक्शन किया है, लेकिन वे अमेरिका के मुकाबले कहीं नहीं टिकते। इसके अलावा ईरान के प्रॉक्सी गुटों की हालत भी खराब है। हमास को इजराइल के साथ डील करनी पड़ी है। यमन में हूती विद्रोहियों के कई बड़े नेता मारे गए हैं। सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट हो चुका है और लेबनान में हिजबुल्ला सरकार से बाहर जा चुका है। वे ईरान को पहले यह सपोर्ट देने की स्थिति में नहीं है। अगर अमेरिका तेज और कोऑर्डिनेटेड अटैक करता है तो सत्ता परिवर्तन संभव है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईरान को कंट्रोल करना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली, पैरामिलिट्री फोर्सेस। ईरान ने रेगुलर आर्मी के साथ साथ पैरामिलिट्री ग्रुप्स का नेटवर्क बनाया है। वे रेगुलर आर्मी से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उनकी संख्या लाखों में है। इस्लामिक क्रांति की रक्षा करना उनका पहला और अंतिम कर्तव्य है। उन्हें आइडियोलॉजी के लेवल पर ट्रेन किया गया है। वे खामेनेई को राजनीतिक के बजाय आध्यात्मिक नेता के तौर पर देखते हैं। इस सोच को एक झटके में खत्म करना आसान नहीं है। दूसरी वजह है विकल्प की कमी। 1979 की इस्लामिक क्रांति शाह रेजा पहलवी के विरोध में हुई थी, क्योंकि लोग शाह की जाति से आजिज हो गए थे। अब जबकि ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, शाह के बेटे रेजा पहलवी ने खुद को विकल्प के तौर पर पेश किया है। वो 1980 के दशक से अमेरिका में रह रहा है, लेकिन उसको पर्याप्त स्वीकार्यता नहीं मिली है। ट्रंप ने उसका नाम भी खारिज कर दिया है। दूसरी चीज, ईरान में उसको विदेशी एजेंट के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में हिंसा और अराजकता होने का खतरा बना रहेगा। तीसरी वजह है ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ईरान में एक प्रॉपर सरकार है, एक राष्ट्रपति है जिसको जनता के वोट से चुना जाता है, उनकी पूरी कैबिनेट भी है, उनके पास पर्याप्त शक्तियां हैं, लेकिन उनके ऊपर धार्मिक नेताओं का कंट्रोल है। यूं तो इसकी चाबी अयातुल्ला अली खामेनेई के पास है, लेकिन इस व्यवस्था की जड़ें अंदर तक घुसी हुई हैं। बाहर से देखने में लगता है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई अकेले पूरा ईरान चलाते होंगे, लेकिन इस सिस्टम में पावर का पूरा लैडर बना हुआ है, जहां हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय है। ईरान वेनेजुएला नहीं है। ईरान की सत्ता किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। अगर खामेनेई को हटा भी दिया जाए तो उनकी जगह कोई और आ जाएगा और ये सिस्टम पहले की तरह काम करता रहेगा। इसलिए भी ईरान को जीतना मुश्किल रहेगा। एक और सिनेरियो है कि रूस और चीन ईरान की मदद के लिए आगे आए। उस स्थिति में जंग की आग फैलने का डर रहेगा। ऐसा होने की संभावना कम दिखती है, मगर अकेले होने के बावजूद ईरान टक्कर देगा। कम से कम अमेरिका को चोट तो पहुंचा ही सकता है। अगर ट्रंप ये रिस्क लेते हैं तो उन्हें होने वाले नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। इसका खामियाजा उन्हें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उठाना पड़ सकता है, लेकिन दुनिया का राजा बनने की सनक में वो इसकी परवाह करेंगे, ऐसी उम्मीद कम है। अगर लड़ाई लंबी खिंचती है तो वेस्ट एशिया में अशांति फैलेगी। इसका असर भारत पर भी पड़ेगा। वेस्ट एशिया के देशों में लाखों भारतीय रहते हैं। भारत आने वाले तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होकर आता है। ईरान इस स्ट्रेट को कंट्रोल करता है। जंग की स्थिति में वो इसको बंद कर सकता है। इसके अलावा भारत ईरान के चाबहार पोर्ट को चलाता है। जंग की स्थिति में वहां भी मुश्किल आ सकती है। इन सब के बीच कई देशों ने अपने लोगों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। भारत ने भी अपने नागरिकों को ईरान जाने से बचने की सलाह दी है। इसलिए हमें एक बड़ी घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वर्ल्ड ऑर्डर के साथ साथ हमारी आपकी जिंदगी में भी उथल पुथल मचा सकता है। ईरान की घटनाओं पर हमारी नजर बनी रहेगी। इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक मुझे यानी सौरभ त्रिपाठी को विदा दीजिए। न्यूज़ पिंच के साथ बने रहिए। धन्यवाद।